हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और क्रेजी होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे लोगों की बात करने वाला हूँ जिन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए, कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं उनकी जो सुन के आप हिल जाएंगे, चौंक जाएंगे। उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो टोटली इनह्यूमन है। और एक और चीज़ आप ज़रूर सीखेंगे इससे कि ह्यूमन माइंड की जो कैपेबिलिटी है वो इमेंस है, अगर हम समझना चाहें तो। चलो शुरुआत करते हैं अर्जेंटीना से। 1987 में एक इंसान का जन्म हुआ अर्जेंटीना में जिसका नाम था मितियास दी स्टीफानो। 3 साल की उम्र से इस इंसान को अपने प्रीवियस बर्थ्स याद आने लगे। शुरू शुरू में लोगों ने बहुत लाइटली लेते थे, हंसते थे उन पे, क्योंकि उनको लगता था एक बच्चा है, उसको ड्रीम्स आते हैं और वो उसे सच मान लेता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी ये ड्रीम्स, उनके ये विजन स्ट्रांग होते गए। 12 साल की उम्र आते आते उन्हें विविड ड्रीम्स आने लगे जो कि क्लियर कट उन्हें बताते थे कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी कैसी रही। एक दिन उन्होंने अपनी मदर से कहा कि आज से 12,000 साल पहले वो एटलांटिस सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि एटलांटिस के जो लोग थे वो इंसान नहीं थे, वो ईटीज थे, वो एलियंस थे जो कि एक दूसरे ग्रह से आए थे, जो यहाँ से बहुत दूर है। वो यहाँ पे रहने आए थे प्लैनेट अर्थ पे, ह्यूमंस को एनलाइटन करने के लिए, ह्यूमंस की एवोल्यूशन में उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने कहा वो खुद उस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा थे, एक एलियन थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जो बहुत चौंका देने वाले हैं। कुछ टाइम बाद उन्होंने ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दिया उन लोगों की, उन एटलांटिस की, उन ईटीज की, जो उन्होंने दावा किया आज से 12,000 साल पहले जिंदा थे और प्लैनेट अर्थ पे रहते थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनके ड्राइंग से मैचिंग स्कल्स दुनिया के अलग अलग कोनों में निकले हैं, जिनके चेहरे काफ़ी लंबे हैं जो कि ह्यूमन स्कल से लगते ही नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा वो 12,000 साल पहले अर्थ के उस हिस्से में रहते थे जिसे आज इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। 21 साल की उम्र में आते आते उन्होंने दुनिया के कई कोनों में ट्रैवल किया। ओमान, इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, तिब्बत और भी ढेर सारे देशों में गए और स्पेसिफिक उन पॉइंट्स पे गए, अर्थ के उन लोकेशंस पे गए जो उन्होंने कहा कि वो अर्थ के चक्रास है। जैसे ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, उन्होंने कहा वो अर्थ के चक्रास हैं और उनका एक्टिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए। उन्होंने कहा अगर ये एक्टिव हो जाएं तो जितने भी ह्यूमन, जितने भी लिविंग बींग्स इस प्लानट पर रह रहे हैं वो खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ, इस प्लानट के साथ। और वो हेवन जिसे हम बाहर कहीं ढूंढते हैं, वो हेवन ऑन अर्थ क्रिएट हो जाएगा। ये उनके वर्ड्स हैं। उनकी जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मुझे ये लगी, उन्होंने कई बार जिक्र किया इस बात का कि अर्थ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोर्टल्स हैं जिससे आज भी ढेर सारे एलियंस आते जाते रहते हैं। उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि भाई एलियंस कोई ऐसा आसमान का रास्ता लेकर डायरेक्ट स्पेस से तो शायद ना ही आए आपके प्लानट पे। वो यूज़ करते होंगे वो पोर्टल्स जो कि शॉर्टकट्स जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें वर्म होल्स भी कहा जा सकता है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो जर्नी को छोटा कर देते हैं। उन्होंने कहा एटलांटिस भी ये पोर्टल्स को यूज़ करते हुए आए थे। और ये पोर्टल्स की बात सुन के ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि यार ये पोर्टल वर्ड तो न्यू है, अभी 50-60 साल पहले आया जब से यूएफओज और ये सब की बात होने लगी। लेकिन हमारे, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखो, हमारे वेदों में देखो, तो इनका जिक्र है। पोर्टल्स नहीं, उन्हें कहा जाता था दिव्य द्वार। अगर आप स्टोरीज पढ़ो तो उनमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दिव्य द्वार का इस्तेमाल करके देवता आते थे पृथ्वी लोक पे। अब अगर आप थोड़ा सा इसको मैच करो, देवता हो गए वो सुपीरियर बींग्स, वो एलियंस जो कि अर्थ पे आ रहे हैं दिव्य द्वार, मतलब उस पोर्टल से होते हुए। अब ये पोर्टल्स की बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसका बाकायदा जिक्र है विष्णु पुराण के 4थे खंड में, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जिक्र किया गया है दिव्य द्वार और एक्सप्लेन किया गया है दिव्य द्वार है क्या। इसके अलावा शिव पुराण के रुद्र संहिता में भी क्लियरली मेंशन है दिव्य द्वार के बारे में। और ये बुक्स कम से कम 4 से 5 हज़ार साल पुरानी हैं, आप ये बात वेरीफाई कर सकते हैं। तो यार इन चीज़ों का जिक्र हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन में हो चुका है। ये अभी भले पोर्टल के नाम से जाने जाते हो, बट इनका जिक्र हजारों साल पहले हमारी संस्कृति में भी हो चुका है। जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगती है स्टेफेनो की, वो ये है कि उन्होंने कहा वो 12,000 साल पहले उस एरिया में थे जहां पे आज इजिप्ट है। तो जब उनसे पूछा गया क्या पिरामिड्स वहां पे थे, उन्होंने कहा हाँ। ये झूठ है कि पिरामिड 4,000 साल पहले इजिप्शियंस ने बनाए एक टूम की तरह। उन्होंने बोला ये सब झूठ है, ये गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जैसे बहुत से देशों में इंक्लूडिंग हमारी कंट्री में भी गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। खैर उसके डिटेल्स में ना जाते हुए उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया कि ये हज़ारों साल पुराने हैं, 12,000 साल पहले भी ये थे। और ये किसी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस नहीं है, ये कोई टूम नहीं है, ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हाउस है अर्थ का। उन्होंने कहा कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हमारे पिरामिड्स में जो इजिप्ट में है, जिसके आप ट्रैवल कर सकते हो 9th डिमेंशन में। और मैं आपको बता दूं 9th डिमेंशन को किसी भी लिविंग क्रीचर का एक टॉप मोस्ट डिमेंशन माना जाता है। उसका उन्होंने कहा पोर्टल है पिरामिड्स के थ्रू। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि
वो एंटार्क्टिस के जो लोग थे, वो चीज़ों को उन्होंने अपने हाथों से नहीं बनाया। उन्होंने कहा वो इतने सुपीरियर बीइंग्स थे कि वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मैनिफेस्ट करके, वो अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बना देते थे। अभी सुनने में कितना सरप्राइजिंग लगता है यार। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि मैनिफेस्टेशन की पावर को अब साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, ये क्वांटम फिजिक्स में क्लियर हो चुका है कि आपकी मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर है कि आप उससे रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। अब अगर इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो हम जो प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम शायद इस वक्त एक ऐसे chaotic वर्ल्ड में हैं जो टोटली मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा हो गया है। बस भागे जा रहे हैं एक ऐसी रेस में जिसका कोई एंड ही नहीं है। एक चीज़ अचीव कर ली, फिर दूसरी करनी है, दूसरी कर ली, फिर तीसरी करनी है। शायद हम लोगों को सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं छोड़ी इस स्ट्रक्चर ने कि हम सोच पाएँ। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए भी डिस्कनेक्ट कर लो इस chaotic वर्ल्ड से, तो ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में आने लगेंगे, भाई ये हो क्या रहा है? ये क्यों हो रहा है? और जब आप सही सवाल पूछोगे ना, तब नेचर आपको देने लगेगी ढेर सारे जवाब। इनके ऊपर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है द रिमेंबरर। तो अगर आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, आप वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। अच्छा, आप अर्जेंटीना से चलते हैं सीधा अमेरिका। ये कहानी है बार्ने एंड बेटी हिल की। ये दोनों शायद वो पहले कपल हैं इस वर्ल्ड के जिन्होंने ये क्लेम किया कि उन्हें यूएफओ ने, एलियंस ने अबडक्ट कर लिया था कुछ घंटों के लिए और बाद में रिलीज़ किया। और इन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ्स रखे जिनको सुन के जो उनके बड़े से बड़े क्रिटिक थे जो कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं, वो भी दंग रह गए। ये बात है 1961 की। 19 सितंबर को ये कपल एक हॉलीडे से वापस आ रहा था और आते आते वो ड्राइव करते करते उनको काफ़ी लेट हो गया, रात के 10:30 बज गए थे। अब मैं बात कर रहा हूँ 61 की, यूएस के न्यू हेम्सफायर जगह की, जहाँ की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम थी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, रात के 10:30 बजे वो टोटली डिजर्टेड। उन्होंने कहा दूर दूर तक ना तो कोई इंसान था, ना कोई घर था। अब जब वो ट्रैवल करते हुए वापस आ रहे थे हाईवे से, एक स्पॉट पे आके उन्हें आसमान में कुछ बहुत अजीब सा दिखा। उन्हें बहुत ब्राइट लाइट देखी। शुरू में लगा कोई स्टार है, लेकिन जब उन्होंने क्लोजली देखा तो पता चला ये मूव कर रहा है। स्टार उस पैटर्न में मूव नहीं कर सकता। जब अपनी बायनॉकुलर्स निकाल के बार्ने ने चेक किया तो उसे पता चला ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे ऐसे बड़ा होता जा रहा है और तेज़ी से उन्हीं की तरफ आ रहा है। ये देख के वो डर गए, सीधी सी बात है। उन्होंने गाड़ी चालू की और वो वहाँ से भागे। अब कहते हैं कुछ टाइम तक उस चीज़ ने इनको फॉलो किया और एक स्पॉट पे इनकी गाड़ी से तकरीबन 100-150 फीट आगे वो चीज़ हवा में 50 फुट ऊपर रुक गई। ये देख के बार्ने और बेटी दोनों, ऑब्वियस सी बात है, बहुत डर गए। बार्ने ने अपनी गन निकाली और वो गाड़ी से उतरे और बढ़े उस चीज़ की तरफ। वो कहते हैं वो शॉक्ड रह गए ये देख के कि उन्हें उस चीज़ के अंदर से, विंडो से, कुछ ऐसे ह्यूमनॉइड्स दिखाई दे रहे थे जो देखने में तो ह्यूमंस जैसे ही लग रहे थे और उन्होंने काले कपड़े पहने थे, ब्लैक कैप्स जैसे। फिर उन्हें कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा है कि वो वहीं रुक जाएँ, आगे ना बढ़ें। इस फीलिंग के बाद वो डर गए, वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से भागने लगे। कहते हैं कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बीम सुनाई दी और फिर वो सो गए। जब उनकी आँख खुली तो वो अगले दिन अपने घर पे थे, अपने बेड पे सो रहे थे। वो दोनों शॉक्ड हो गए जब वो जागे, ये सोच के कि ये हुआ क्या उनके साथ, क्योंकि उन दोनों को अपनी लास्ट मेमोरी वही है कि वो गाड़ी में बैठ के भागे हैं और वहम एक को हो सकता है, दो को नहीं। खैर, अब कुछ टाइम बीतने के बाद उन दोनों को ड्रीम्स आने लगे। उस ड्रीम्स में क्लियरली उनको दिखने लगा कि उस रात हुआ क्या था। तो उन एलियंस ने उनको अबडक्ट किया, अपने साथ उस स्पेसशिप में लेके गए और उस स्पेसशिप में जो बीइंग्स थे वो देखने में तो ह्यूमंस जैसे थे, लेकिन उनकी हाइट थी तकरीबन 4 से 4.5 फीट और उनके जो स्किन का कलर था वो था ग्रे। इसी बात को वेरीफाई किया बार्ने ने भी अपने हिप्नोटिक सेशंस में। फिर बेटी ने बताया कि जब उन्होंने कम्युनिकेट किया उन बीइंग्स के साथ, तो उन बीइंग्स ने उन्होंने बताया कि वो अर्थ के नहीं हैं, वो दूर किसी एक स्टार सिस्टम से आते हैं और उस स्टार सिस्टम के बारे में उन्होंने बेटी को बताया। बेटी ने क्या किया कि वही स्टार सिस्टम जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने देखा था, उन्होंने उस चीज़ की ड्राइंग बना ली। वही ड्राइंग जब उन्होंने शेयर की लोगों से, तो सब ने उन्हें नकार दिया ये बोल के कि इस तरह का कोई स्टार सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि उस इंसिडेंट के लगभग 10 साल बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए स्टार सिस्टम का पता लगाया जो कि देखने में हूबहू वैसा ही था जो बेटी ने 10 साल पहले ड्रॉ किया था। इस स्टार सिस्टम को नाम दिया गया ज़ेटा रेटिकुली। इस चीज़ ने वेरीफाई कर दिया उस इंसिडेंट को जो कि क्लेम किया था बेटी
और बारने हिल ने। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर एक बुक लिखी जा चुकी है जिसका नाम है द इंटरप्टेड जर्नी, और एक फिल्म भी बनी है द यूएफओ इंसिडेंट। अगर आप वो देखेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, ये जो तीसरी कहानी है ना, ये वाली मेरी फेवरेट है। 2001, 28 जुलाई, मिल्टन विलियम कूपर ने एक रेडियो टेलीकास्ट के दौरान, लाइव रेडियो टेलीकास्ट के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज से कुछ महीने बाद यूएस पे एक बहुत मेजर टेररिस्ट अटैक होगा। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और इसका ब्लेम किया जाएगा ओसामा बिन लादेन पे, और उसके रिटेलिएशन में यूएस अटैक कर देगा अफगानिस्तान पे। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि एग्जैक्टली 2 महीने बाद सितंबर 11 को वाकई में ही टेररिस्ट अटैक होता है। हज़ारों लोग मारे जाते हैं, ट्विन टावर गिर जाता है, और यूएस गवर्नमेंट ब्लेम करती है ओसामा बिन लादेन को, और यूएस बाद में अटैक करती है अफगानिस्तान पे। अब कोई पूछे ये बात 2 महीने पहले मिल्टन विलियम कूपर को कैसे पता थी? बिल कूपर एक यूएस आर्मी वेटरन थे जिन्होंने वियतनाम वॉर में सर्व किया था। उसी वॉर में एक मीटिंग के दौरान कूपर के हाथ में कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट फाइल्स लगी जिसको देखने के बाद उन्हें पता चला कि यूएस आर्मी का एक सीक्रेट पैक्ट है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ, एलियंस के साथ। फिर जब उन्होंने आर्मी छोड़ी वो बन गए एक यूएफोलॉजिस्ट। खैर, इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद, 9/11 के 2 महीने बाद, 5 नवंबर को पुलिस अरेस्ट करने जाती है विलियम कूपर को एक 3 साल पुराने टैक्स चोरी के केस में। सिर्फ एक छोटा सा टैक्स चोरी का केस था, और उस अरेस्ट के दौरान उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। ये बात भी कूपर ने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी कि जब भी पुलिस उनको पकड़ने आएगी कभी भी जिंदा अरेस्ट नहीं करेगी, उन्हें मार देगी, क्योंकि शायद उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये गवर्नमेंट और मिलिट्री कभी भी नहीं चाहती कि लीक हो। अच्छा, इसके अलावा भी कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 9/11 एक इनसाइड जॉब था, एक टेररिस्ट अटैक नहीं था। कि यूएस गवर्नमेंट ने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अफगानिस्तान पे अटैक करना चाहते थे। अफगानिस्तान इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट थी नहीं, तालिबान का राज था, वो जानते थे वो कंट्री रिटेलिएट कर ही नहीं पाएगी, और वो अफगानिस्तान में बैठ के पूरे गल्फ पे, जो कि पेट्रोल को कंट्रोल करता है, उस पर नज़र रखना चाहते थे, उस पर कंट्रोल रखना चाहते थे। यही रीज़न है उन्होंने अटैक किया। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं वेरीफाई कर सकता, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनी हैं जो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री का तो ऐसा सीन है जो देख के मेरी भी आंखें दंग रह गई थी, मैं हिल गया था। उसमें उस बंदे ने जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्लियरली बताया कि वो जो प्लेन भी अटैक किए हैं वो प्लेन्स थे ही नहीं, वो मिसाइल्स थी जो डिस्गाइज थी प्लेन की तरह। उसने इस बात को ऐसे प्रूव किया क्योंकि वो फुटेज में अवेलेबल है कि जैसे ही वो प्लेन क्रैश करता है बिल्डिंग में, प्लेन बनता है एल्युमिनियम से और वो बिल्डिंग है स्टील की, तो जैसे ही इम्पैक्ट होगा, सीधी सी बात है, कोई प्लेन हो या गाड़ी हो, सबसे ज़्यादा नुकसान नोज़ को होता है। लेकिन जब वो इम्पैक्ट हुआ, नोज़ बिल्डिंग के एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से बाहर निकला, एग्जैक्टली सिमिलर शेप में, सिमिलर पीस में। ये विजिबल है क्लियरली उस फुटेज में जो लाइव रिकॉर्ड की गई थी 9/11 अटैक की। अब यार ये बातें ना इन चीज़ को बहुत सस्पिशियस बना लेती हैं, और भगवान ही जाने क्या सच है क्या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।